नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुगल काल, उसके एमसीक्यू को करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। और चलिए हम अपने से दूसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पहला, अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था आपका बहादुर शाह जफर, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। अंततः उन्हें केवल दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके समय तक जो मुगल का राज्य था वो काफी छोटा होकर दिल्ली तक सिमट गया था। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने उन्हें मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके उनको रंगून निर्वासित कर दिया था या भेज दिया था, जहां उन्होंने 1862 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। बहादुर शाह जफर का जो कब्र है वो रंगून में है। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था। उन्हें विद्रोह के सैनिकों द्वारा शहंशाह ए हिंदुस्तान यानी भारत का सम्राट कहा जाता भी था। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 16वीं शताब्दी जब खत्म हो रहा था उस समय, यानी लास्ट समय में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो उसका नाम था दीन ए इलाही, ऑप्शन नंबर ए। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। इसकी सदस्यता का द्वार सभी धर्मों के लिए खुला था, इसमें सभी धर्मों के लिए मान्यता थी और शिष्यों की दीक्षा हेतु रविवार का दिन निश्चित किया गया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था और अबुल फजल जो थे इसके प्रधान पुरोहित थे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का आपका लाल किला जो था वो बनवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी। लाल किले को यूनेस्को ने 2007 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। कब किया था? 2007 में, इसको याद रखेंगे। 1983 में आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। आगरा किले कब किया गया था? 1983 में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, जिसे हम पर्ल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण औरंगजेब ने 1659 से 60 में करवाया था। मोती मस्जिद जो कि लाल किला में, उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। अकबर द्वारा बनाया गया किला, अकबर ने आगरा किला बनवाया था, इलाहाबाद किला, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी शहर जो था उसका भी स्थापना इसी ने किया था। हुमायूं का मकबरा, अजमेर का किला, अरब सराय जो कि हुमायूं के मकबरे के पास में अतिथि गृह था, और दीन ए इलाही एक सभी धर्मों को मिलाकर के एक नया धर्म बनाया था। तो इतने सारे कार्य और इतने सारे स्थापत्य कला जो थे वो अकबर ने करवाए थे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी आपकी महेश दास को, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले, कहाँ? सीधी जिले में सिंहवाल तहसील के घोघरा गांव में 1528 ईस्वी में जन्मे महेश कुमार दुबे को मुगल सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से भी भूषित किया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता व हाजी जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में शामिल किया था। तो इनके दरबार में जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे? तो एक थे राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी जो थे अबुल फजल के भाई थे, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, फकीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खाना। तो ये 9 आपके जो
व्यक्ति थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने कई लोगों को अलग अलग उपाधियां भी दी थी, जैसे बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। बैरम खान को कौन सी उपाधि दी थी? खाना की। मिर्जा अब्दुल रहीम खान को भी खाने की उपाधि दी थी, खाना की। जैन आचार्य हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी अकबर ने दी थी, और राजा मान सिंह को फरजद और राजा की उपाधि दी थी। फरजद मतलब पुत्र। और महेश दास को अकबर ने राजा और बीरबल की उपाधि दी थी। तो ये उपाधियां जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सारी उपाधियां अकबर ने दी थी। अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? तो उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां, ऑप्शन डी। अकबर का संरक्षक बैरम खां कराकुइलू तुर्क था, ठीक है। वो कहाँ का था? तो वो तुर्क था। बैरम खां ने 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था, यानी उसको संरक्षण प्रदान किया था। बैरम खां को मक्का जाते समय मुबारक खां ने हत्या कर दिया था, और मुबारक खां जो था वो अफगानी था। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से, ठीक है, अकबर ने विवाह कर लिया तथा पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया था। तो ये बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उससे अकबर ने शादी किया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था पहले शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ की जामा मस्जिद का? दिल्ली का, ठीक है, क्योंकि लाल किले में है। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा ने भी आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो शाहजहां ने कराया था आपका दिल्ली में, और उसकी बेटी जो थी जहां आरा बेगम, उसने आगरा में ये जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद को फ्राइडे मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, और जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में भी जाना जाता है। शाहजहां के शासन काल को व्यापक रूप से मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। किसके शासन काल को? शाहजहां के शासन काल को। उन्होंने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा और दिल्ली, यहाँ दोनों लिखा हुआ है, लेकिन जामा मस्जिद कौन सा? दिल्ली वाला। आगरा वाला इसी के शासन काल में हुआ था, लेकिन इसकी बेटी ने करवाया था। और मोती मस्जिद जो कि आपका आगरा किला का है, और जहांगीर मकबरा, ये सारे जो हैं वो शाहजहां के द्वारा निर्मित किले हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये भी किया गया था आपका शाहजहां के द्वारा। आगरा से दिल्ली शाहजहां के द्वारा। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा आपका है सिकंदरा में। चलिए इसके साथ ही हम लोग इनके जो मुगल शासक थे उनके मकबरों को देखते हैं। बाबर का जो आपका मकबरा था वो मकबरा है काबुल में। कहाँ पे? बाग ए बाबर। हुमायूं का नई दिल्ली में। अकबर का आगरा के सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर में। शाहजहां का आगरा के ताजमहल में। औरंगजेब का औरंगाबाद में, ठीक है, और बहादुर शाह जफर का म्यांमार में। ठीक है, तो औरंगजेब आप याद कर सकते हैं औरंगाबाद से। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तो उसके अनुसार आप याद कर सकते हैं। बाबर और जहांगीर जो है वो बाहर थे। बाबर का काबुल में और जहांगीर का लाहौर में। ठीक है, हुमायूं था उसका नई दिल्ली और अकबर का आगरा में। क्लियर है? निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन थी? तो औरंगजेब की जो मां थी वो थी मुमताज महल। ऑप्शन नंबर ए। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? अकबर ने किस गुरु को जमीन दान में दी थी? तो ये दी थी आपके गुरु रामदास को। किसको? गुरु रामदास। ऑप्शन सी। अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास, कौन से गुरु थे? चौथे गुरु रामदास
से प्रभावित होकर 577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी पहले से था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई है। श्री गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे, ऊपर में आप देख ही चुके हैं। इनका जन्म जो था 1534 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने अमृतसर का नाम रामदासपुर रखा था। क्या रखा था? रामदासपुर, अपने नाम पर। गुरु नानक पहले गुरु और एकेश्वरवादी धर्म के सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, गुरु नानक क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे जो निराकार और सर्वव्यापी है। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है और वह सर्वव्यापी है, सभी जगह है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के ग्रंथों को संकलित किया, जिन्हें आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो अगर आदि ग्रंथ की रचना किसने की आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को भविष्य के गुरु के रूप में घोषित किया था, यानी इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के रूप में घोषित कर दिया था। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो ये करवाया था औरंगजेब ने तेग बहादुर का। किसका? तेग बहादुर, ऑप्शन सी। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? सबसे ज्यादा थे किसके? औरंगजेब के शासन काल में। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। ठीक है, उसके बाद के प्रत्येक बादशाह के काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई। मराठा मनसबदारों की शुरुआत जहांगीर ने की थी। ठीक है, मराठा मनसबदार की शुरुआत किसने किया था? जहांगीर ने। औरंगजेब के काल में मराठा मनसबदारों की संख्या एवं कुल मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक रही थी। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था कौन लेके आया था? अकबर। और मराठा को मनसबदारी में कौन शामिल किया था? जहांगीर। और उसके बाद औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा मनसबदार रहते थे। औरंगजेब के शासन काल में मनसबदारों की संख्या लगभग 15,000 थी, यानी 14,499 थी। मनसबदार क्या था? तो मनसबदार वह व्यक्ति था जिसे मनसब दिया जाता था, जो एक विशेष रैंक, पद और वित्तीय लाभ के साथ आता था। यानी इसमें क्या क्या मिलता था आपको? एक पद मिलता था, रैंक मिलता था और कुछ वित्तीय लाभ भी मिलते थे। मनसबदार को विभिन्न रैंकों में वर्गीकृत किया गया था, जो उनकी सैन्य जिम्मेदारियों और नागरिक पदों को निर्धारित करता था। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित संख्या में सैनिक, जिसे हम जाट कहते थे, और घुड़सवार, जिसे हम सवार कहते थे, बनाए रखने की आवश्यकता होती थी। मनसबदार अपने घोड़ों को दागने की आवश्यकता थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास पर्याप्त घोड़े भी हैं। मनसबदार को अपने सैनिकों और घुड़सवारों के रख रखाव के लिए वेतन दिया जाता था, जो उनकी रैंक पर निर्भर करता था। कोतवाल था। कोतवाल किसको कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था रक्षक को। अभी के नाम से आप जान सकते हैं कोतवाल किसको कहा जाता था? रक्षक को, ऑप्शन डी। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? किसमें? उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। तो ये किया था आपका जहांगीर ने, ऑप्शन सी। किसने? जहांगीर ने, ऑप्शन सी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो पीछे हमने देखा इसको। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। काबुल में किसका है? बाबर का। आगरा में शाहजहां का। क्लियर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। यह अकबर के शासन काल की सबसे बड़ी इमारत है तथा इसका निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में हुआ है। इस मकबरे का, जो हुमायूं का मकबरा है, उसका प्रधान कारीगर जो है मीरक मिर्जा गयास है। कौन है? मीरक मिर्जा गयास था। और 1993 में हुमायूं का मकबरा जो उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे स्तंभ मिलान करना है। कुछ आपकी लड़ाइयाँ दी गई हैं और
इस लड़ाई के पश्चात क्या हुआ था उससे आपको इसका मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो इससे आपका भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए का कौन सा हो जाएगा? 4। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका एक ही है, देखिए डी में क्या है? चौथा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी पानीपत की द्वितीय लड़ाई से भारत में मुगल शासन आया था। ठीक है, और तराइन की द्वितीय युद्ध से भारत में तुर्की शासन, तालिकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, और पलासी की लड़ाई से ब्रिटिश शासन जो था वो भारत में आया था। क्लियर यहाँ तक? तो ये 4 लड़ाइयां और उनके परिणाम आपको मिलान करना था। देखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो कि 1556 में हुआ था। ठीक है, अगर पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो वो आपका 1526 में हुआ था, और पानीपत की तीसरी लड़ाई की बारे में बात किया जाए तो आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, तो पानीपत की अगर दूसरी लड़ाई की बात करें तो इसे मुगल शासक अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें हेमू हार गया था और अकबर का जीत हुआ था। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में, अगर प्रथम का बात किया जाए तो वो हुआ था 1191 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और तुर्की शासन जो था वो भारत में शासन करने लगा था। तालिकोटा की लड़ाई ये हुआ था 1565 ईस्वी में, विजयनगर के शासक राम राय व संगठित मुस्लिम शक्तियां बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा के बीच हुई थी। ठीक है, विजयनगर के पश्चात जो 4 राज्य उभर कर सामने आए थे उनके बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई तथा मुसलमानों ने विजयनगर शहर को बर्बाद कर दिया। पलासी की लड़ाई यह आपको था 1757 ईस्वी में, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा पराजित किए जाने पर भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया था, और पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वो किसने कर रहे थे? क्लाइव कर रहे थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जहांगीरी महल स्थित है, कहाँ स्थित है आपका? यह है आपका आगरा किला में। कहाँ स्थित है जहांगीरी महल? आगरा किला में। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो तंबाकू की खेती आपका प्रारंभ हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविकों को जाता है। किसको? पुर्तगाली नाविकों को जाता है, जो 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत में लाए। किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत, ठीक है, खेती की शुरुआत जो था वो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर टैक्स आरोपित कर दिया गया था, जिसके कारण राजस्व में काफी वृद्धि हुई थी। 2 मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा था, वे कौन थे? तो वो थे आपके बाबर और जहांगीर। ठीक है, इन्होंने अपना जो जीवन चरित्र है वो स्वयं लिखा था, इन्होंने अपना आत्मकथा लिखा था। बाबर और जहांगीर दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में थी, जो कि बाबरनामा या तुजुके बाबरी या वाकियाते बाबरी आदि नामों से विख्यात है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा फारसी भाषा में लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अभी हमने देखा बाबरनामा जो है आपकी वो आत्मकथा है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। ये आपकी रचनाएं हैं कुछ, और ये आपके लेखक हैं। ठीक है, तो हम पढ़े हैं आपका क्या, अच्छा सुमेलित नहीं है, तो बाबरनामा का बाबर ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। तुजुके जहांगीर का जहांगीर यही पढ़ चुके हैं, और शाहजहांनामा का इनायत खान लिखा था, ये सही है। तो आपका गलत कौन है? हुमायूं नामा का हुमायूं। हुमायूं का जो पुस्तक था वो लिखा था गुलबदन बेगम ने।
हुमायूं नामा की रचना बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने किया था। और हुमायूं नामा जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। जैसे अकबर नामा जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है, तो हुमायूं नामा आपका 2 भागों में बटा हुआ है। इसके पहले भाग में बाबर का इतिहास है और दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास है। इसमें सम्राट का उनके मकबरों से मिलान करना है। तो हम कितनी बार इसको देख चुके हैं। बाबर का मकबरा कहाँ है आपका, काबुल में है, ठीक है। तो इसका एक ही ऑप्शन है सी। क्लियर यहाँ तक? तो यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। बाबर का काबुल में, ठीक है। अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर और शाहजहां का आगरा में। तो ये आपके मिलान है जिसका आंसर है सी। अकबर के शासन काल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका मीर बख्शी। कौन सा? मीर बख्शी, ऑप्शन बी। किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? इसे मैंने पीछे भी देखा है, ठीक है। तो ये किया था आपका अकबर के समय में। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को समाप्त करके एक सर्वमान्य धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। और 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिया और दीन ए इलाही नामक एक नैतिक धर्म की स्थापना की। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो पता है आपको, हुमायूं ने किया था। 2 बार। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 10 साल बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। बिलग्राम के युद्ध से पुनः 1555 में 15 साल बाद हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 1761 में हुआ था। और यह हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ऑप्शन सी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी और उस समय मराठा का जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। जब तृतीय पानीपत युद्ध हो रहा था तो मराठा के पेशवा थे बालाजी बाजीराव। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच, जिसे मुगल सेना विजयी हुई थी। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। किसने किया था? मानसिंह प्रथम ने किया था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे आपके मुजफ्फर खां तुर्बती, ऑप्शन नंबर बी। जो दीवान का इनको दर्जा दिया गया था वो थे आपके मुजफ्फर खां तुर्बती। तो ये आज का आपका वीडियो जो था मुगल काल के पार्ट नंबर 2 का वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।